my dear students, how are you? I hope you all are doing well. मैं हूँ मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 35 आज हम सॉल्व करने वाले हैं और ये वर्कशीट 24 ऑफ सितंबर 2020 की वर्कशीट है जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो आपको आंसर कैसे लिखने हैं, आंसर का विद एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो के एंड में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देख लेते हैं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें इस चैप्टर को एंड करने की तरफ जा रहे हैं। इस चैप्टर के 2-3 पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जहाँ पे हमने देखा था कि नेशनलिज्म क्या होता है, यूरोप में नेशनलिज्म किस तरीके से होता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब होता है और फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे होता है, नेपोलियन के बारे में हमने पढ़ा है और इसके बाद हमने 2-3 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में भी पढ़ा था, आपको शायद याद हो। आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म इन यूरोप, जहाँ पे हम बात करेंगे ग्रीक की कि ग्रीक में क्या होता है। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं कि बाल्कन स्टेट्स जो थे वहाँ पे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ किस तरीके से होती हैं, नेशनलिज्म कैसे आता है। और इसके अलावा हम बात करने वाले हैं द ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन को कौन नहीं जानता, तो ब्रिटेन की बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द ब्रिटेन कि नेशनलिज्म इन ब्रिटेन को हम क्यों, ब्रिटेन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ब्रिटेन उस टाइम एक पावरफुल कंट्री कैसे बनता है और ब्रिटेन में नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद कैसे आता है, वो चीज़ देखेंगे। गाइस, ब्रिटेन वही है जो ब्रिटिश कंपनी थी, वो इंडिया में आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको याद होगा, और उसने 200 ईयर्स तक रूल किया था इंडिया पे। तो ब्रिटेन में किस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक टेबल की तरह बना के दिखाया हुआ है, कुछ पॉइंट्स दिखाए हुए हैं। ये लिखा हुआ है कि नेशनलिज्म इन ब्रिटेन। तो सबसे पहले द फॉर्मेशन ऑफ नेशन यानी राष्ट्र बनने की जो प्रक्रिया है, स्टेट वॉज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सडन अपील और रिवॉल्यूशन बट वॉज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग डाउन आउट प्रोसेस। यानी अगर मैं ब्रिटेन में बात करूं या ब्रिटिश में बात करूं तो ब्रिटेन किस तरीके से एक देश बना, किस तरीके से एक यूनाइटेड राष्ट्र बना, ये कोई क्रांति का रिजल्ट नहीं है, ये एक लंबी चलने वाली प्रोसेस या लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा है। जैसे अगर आप यूरोप की अदर कंट्रीज़ में देखेंगे, हमने इटली में देखा, जर्मनी में देखा कि वहाँ पे क्रांति हुई, बहुत सारे फ्रीडम फाइट्स हुए, खून बहे, लोगों की हत्याएं हुई, उसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता हासिल की। भारत की भी बात करो तो ये सब चीज़ें हुई। लेकिन अगर मैं ब्रिटेन की बात करूँ तो ब्रिटेन में इस तरीके की कोई क्रांति, बहुत बड़ा युद्ध, ये सब चीज़ें नहीं हुई, बल्कि ब्रिटेन में क्या हुआ कि ब्रिटेन को एक राष्ट्र बनाने के लिए एक बाउंड्री वाला, मतलब जिसकी सीमित बाउंड्री हो, एक इस तरीके का राष्ट्र बनाने के लिए एक लंबा प्रोसेस है। धीरे धीरे बदलाव आए और उन बदलाव से जाकर ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनता है। तो वो बदलाव किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हुए, वो इसलिए हुए क्योंकि यूरोप की जो बाकी कंट्रीज़ थी वहाँ पे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ चल रही थी और यहाँ पे भी धीरे धीरे, फिर यहाँ पे ऑलरेडी संसद हुआ करती थी, तो यहाँ पे भी धीरे धीरे चेंजेस किए गए जनता की फेवर में और एक लंबे प्रोसेस के बाद यहाँ पे भी क्या होता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री एस्टैब्लिश होती है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में यही कह दिया कि यहाँ पे कोई क्रांति नहीं हुई, बल्कि ये एक लॉन्ग प्रोसेस का नतीजा था। देयर वॉज अ ब्रिटिश नेशन प्रायर इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश नेशन, राष्ट्र बनाने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होती है। द इंग्लिश नेशन स्टीडली ग्रीव इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर एंड वॉर एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन ऑफ द आइसलैंड। तो जो ये साम्राज्य था, जो ये पूरा एरिया था इनका, ये धीरे धीरे आसपास के जो भी आइसलैंड हैं उसको अपने में मिलाने की कोशिश कर रहे थे और जो जिनके पास ज़्यादा पावर थी, जिनके पास ज़्यादा शक्ति थी, ज़्यादा पैसा था, वो छोटे छोटे आइसलैंड्स को अपने में मिलाकर अपनी शक्ति को बढ़ाने की और कोशिश किया करते थे। द इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम मोनार्की इन 1688। ब्रिटेन की ही हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 1688 में, टाइम पीरियड याद रखना है, 1688 में जो पावर थी, शक्ति थी, राजतंत्र की शक्ति थी, वो संसद को दे दी गई। यहाँ पे संसद हुआ करती थी, संसद आपको पता है पार्लियामेंट,
और पार्लियामेंट में ही डिसीजन, लेकिन क्या होता था कि था तो यहाँ पे राजतंत्र ही, फैसले सारे राजा करता था, बट पार्लियामेंट थी। तो 1688 में क्या किया जाता है कि जो भाई राजा हैं, राजा की शक्तियाँ, राजतंत्र की शक्तियाँ कम की जाती हैं और पार्लियामेंट को शक्ति दी जाती है। और अगर आपको याद हो तो इंडिया में जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये भी ब्रिटेन की वजह से ही इंडिया में स्टैब्लिश होता है, क्योंकि रूल कौन कर रहे थे, ब्रिटिश कर रहे थे रूल इंडिया में। तो धीरे धीरे जो इंडिया में कानून बने, नियम बने, तो वो उसी का इन्फ्लुएंस होकर इंडिया में भी पार्लियामेंट सिस्टम आया था। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो राजतंत्र को इन्होंने क्या किया, 1688 में पावर दे दी संसद को। इसके बाद क्या होता है, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वॉज फॉर्म्ड इन 1707 विद इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर 1707 में ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया जाता है, जिसको आप यूके कहते हैं या द ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड मतलब ये अलग अलग पार्ट थे, अलग अलग राष्ट्र या राज्य थे, इनको मिलाकर एक बनाया जाता है और द ग्रेट ब्रिटेन नाम दिया जाता है 1707 में। आफ्टर द फेल्ड ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1798 में एक युद्ध होता है और इसमें एक नाम मात्र का युद्ध कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, आयरलैंड भी हार जाता है और आयरलैंड को भी ग्रेट ब्रिटेन यानी किंगडम में लिया जाता है 1801 में। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि आयरलैंड को कब मिलाया गया था ग्रेट ब्रिटेन में, तो आपको याद रखना है 1789 द टाइम पीरियड। यूनाइटेड किंगडम का गठन कब होता है, 1707 में होता है द ग्रेट ब्रिटेन का गठन। और जब एक न्यू कंट्री बनती है, फिक्स कंट्री जिसकी एक सीमित बाउंड्री होगी, एक अपना मैप होगा और एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा, जब इस तरीके से ग्रेट ब्रिटेन बनता है तो ये अपने सिंबल्स को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। द न्यू ब्रिटेन वर एक्टिवली प्रमोटेड, और वो सिंबल क्या होते हैं, इनका नेशनल फ्लैग, इनका नेशनल सॉन्ग, इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो ये एक प्रक्रिया थी जिसके द्वारा ब्रिटेन का गठन होता है और ब्रिटेन में राष्ट्रवाद या आप कहते हो कि नेशनलिज्म एस्टैब्लिश होता है। ठीक है, बिना लड़ाई के एस्टैब्लिश होता है, पर धीरे धीरे करके, कि 1800 सदी में स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे से ये लोग राजा की शक्तियाँ कम करते हैं, पार्लियामेंट इस्टेब्लिश करते हैं, एक नेशन बताते हैं, आयरलैंड को इस्टेब्लिश करते हैं, उसके बाद अपना फ्लैग और नेशनल सॉन्ग वगैरह को प्रमोट करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक की बात करूं मैं तो ग्रीक में इंडिपेंडेंस के लिए किस तरीके से काम होता है उसको देखते हैं। इटली का हमने देखा था कि मैज़नी के बारे में आपने पढ़ा था। इसके बाद हम देख रहे हैं ग्रीक वॉर के बारे में। ग्रीक वॉर वॉज द पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन साम्राज्य जो था, ऑटोमन साम्राज्य का ही हिस्सा हुआ करता था ग्रीक 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी अगर मैं कह रही हूँ तो यानी 1400 सम टाइम का जो टाइम था वो टाइम था 15वीं शताब्दी। तो 15वीं शताब्दी में जो ग्रीक हमारा था वो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 स्पार्क्ड ऑफ द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस अमॉन्ग ग्रीक। तो जब 1789 जैसे ही बात की जाए 1789, तो जैसे आपको अपना नाम और बर्थडे याद आ जाता है, वैसे इस डेट को लिखते ही आपको याद आ जाए कि 1789 में क्या हुआ था, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द ग्रेट फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति जिसने पूरे यूरोप को हिला के रख दिया था और पूरे यूरोप में जो राजतंत्र जड़ से बैठा हुआ था वो थोड़ा सा हिल गया था और लोगों में, पूरे यूरोप की अलग अलग कंट्रीज में लोगों में राष्ट्रवाद और नेशनलिज्म यानी देशभक्ति की भावना पनपने लगी थी। खुद को आज़ाद करने की हिम्मत आई थी कि भाई अगर एक जना कर सकता है, एक राष्ट्र कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। अगर हम अब कोशिश करेंगे तो हम भी अपने देश को फ्री कर लेंगे, फ्रीडम पा लेंगे। तो यही होता है, इसी से इन्फ्लुएंस होके यहाँ पर ग्रीक में भी लोग इंस्पायर होते हैं। किसके लिए? इंडिपेंडेंस के लिए। और 1891 में यहाँ पे कोशिश शुरू हो जाती है, किसके लिए? इंडिपेंडेंस के लिए। ग्रीक गॉट सपोर्ट फ्रॉम द अदर ग्रीक लिविंग इन द एग्जाइल ऑल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोप। इसके अलावा जब ये लोग एक्टिविटी शुरू करते हैं किसके लिए? इंडिपेंडेंस के लिए, तो वेस्ट यूरोप का भी इन्हें सपोर्ट मिलता है, मतलब अपने देश का भी और वेस्ट यूरोप का भी इन्हें सपोर्ट मिलता है। क्योंकि उस वक्त यूरोप की जो अलग कंट्रीज थी सारी, वो यही चाहती थी कि भाई हम लोग किसी के अंडर में ना रहें, हम भी इंडिपेंडेंस हो जाएं और जो कोशिश कर रहा है उसकी मदद करें। मैनी पोइट्स एंड आर्टिस्ट
मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट ग्रीस स्ट्रगल। बहुत सारे आर्टिस्ट ने इसमें हेल्प किया था इंडिपेंडेंस में। आपको याद होगा कि पॉइट्स या आर्टिस्ट ने कैसे हेल्प किया था। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपने देखा था कि एक पेंटिंग आपको दिखाई गई थी। तो बहुत सारे जो कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, वो पेंटिंग्स बनाते थे और पेंटिंग्स में क्या रिप्रेजेंट करते थे कि हम इंडिपेंडेंस हैं, हमारा एक फ्लैग होगा, हम सारे आज़ाद होंगे, आज़ादी होगी। सोचो जब राजा का रूल हुआ करता था तो कैसा था, मोनार्की सिस्टम कैसा था कि अगर राजा ने कुछ भी कानून बना दिया वो सही है गलत है डजेंट मैटर, आपको फॉलो ही करना है। तो इस चीज को यानी स्वतंत्रता को लोग इमेजिन नहीं कर पाते थे। कौन इमेजिन करके उन्हें बताता था? जो कलाकार होते थे, जो वहाँ के राइटर होते थे, पोइट होते थे, वो बताते थे कि ये हमारा देश, हमारी मातृभूमि है, ये हमारी मदर है और अगर हम इसके लिए फाइट करेंगे तो हम सारे इंडिपेंडेंस होंगे, आप सबको हक होगा, आप सारे बराबर होंगे, कोई ऊंच नीच नहीं होगा। इस चीज को वो अपने चित्र से और कविताओं से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते थे, जिससे लोगों में समझ आता था कि फ्रीडम एक्चुअल में होती क्या है। उन्हें मतलब ही नहीं पता था। तो आर्टिस्ट ने और पॉइट्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसी में एक नाम आता है द इंग्लिश पॉइट लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन जो थे ऑर्गेनाइज्ड अ फंड ऑफ लेटर एंड वांट टू फाइट द वॉर। इन्होंने, ये एक पॉइट थे, इंग्लिश पॉइट थे यानी इंग्लैंड के पॉइट थे। इन्होंने पैसे कलेक्ट किए और फ्रीडम के लिए लड़ाई भी लड़ी और साथ में ये फाइट करने के लिए वॉर में जाते हैं और 1824 में इनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू फेवर ट्रीटी। और इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप लॉर्ड बायरन को सर्च करेंगे तो इनके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। ये बहुत अच्छे पॉइट हैं, इनकी पंक्तियाँ बहुत जगह कोट की जाती हैं, लिखी जाती हैं इनकी लाइंस। तो ये एक पॉइट थे लेकिन फिर भी इन्होंने अपने देश में देश को फ्री करवाने के लिए, फ्रीडम के लिए फाइट करने पर जब ज़रूरत पड़ी तो ये फाइट के लिए भी जाते हैं, वॉर के लिए भी जाते हैं, पैसे कलेक्ट करते हैं। द ट्रीटी 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एंड इंडिपेंडेंट नेशन। तो 1832 यानी 1832 में जो ग्रीक है वो एक इंडिपेंडेंस नेशन बनता है। तो देखिए इसने कोशिश स्टार्ट की थी 1821 में और 1832 में जाकर ये एक नेशन बनता है जो कैसा था, इंडिपेंडेंस नेशन था। तो इसमें कई लोगों ने काफ़ी कोशिशें की थी। इसके बाद हम बात करते हैं नेशनलिज्म इन बाल्कान या फिर प्रॉब्लम ऑफ बाल्कान की। अगर मैं बात करूं तो बाल्कान क्या है, बाल्कान को मैं अगर बात करूं तो बाल्कान क्या है, 7 to 8 अलग अलग कंट्रीज़ को आप मिला दो, ये सारे मिलाकर इसको पूरे को हमें बाल्कान कहा जाता था। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे राष्ट्र थे जिनको बाल्कान कहा जाता था। इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी कि जितनी भी यूरोप में बड़ी शक्तियां थी, जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, वो चाहते थे कि भाई जो बाल्कान है, इसको मैं बोल रही हूँ बाल्कान, और इसमें नंबर 1 2 3 4 छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं या छोटे छोटे राज्य हैं। हर बड़ी कंट्री चाहती थी कि इस बाल्कन पे अपना कब्जा कर लिया जाए। क्यों कर लिया जाए? क्योंकि ये व्यापार की दृष्टिकोण से, बिजनेस के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसके तीन तरफ क्या था, समुद्र था, सी, ब्लैक सी। ठीक है, तो समुद्र, उस टाइम जो भी एरिया समुद्र से घिरा होता था वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि वहाँ से बिजनेस करना, व्यापार करना काफ़ी ईजी होता था। क्योंकि उस वक्त हमारे पास कौन सी जहाज़ होती थी, ये पानी वाली जहाज़ होती थी, और इन्हीं को एक देश से दूसरे देश ले जाया जाता था। और आपको भी पता है कि भारत में भी लोग क्यों आए थे अलग अलग, भारत में भी इसीलिए आए थे क्योंकि भारत आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, समुद्र है, और समुद्र से ही हम दूसरे देशों के साथ कनेक्ट कर पाते थे। आपको पता है हवाई मार्ग तो उस वक्त था नहीं, तो समुद्र से ही कनेक्ट कर पाते थे। तो जो एरिया या जो देश समुद्र से घिरे होते थे, हर बड़ी शक्ति चाहती थी कि उस पर हम अपना कब्जा जमा लें। तो यही था बाल्कन के साथ। बाल्कन में भी यही लोग चाहते थे कि जो बड़ी यूरोपीय शक्ति थी कि इस पे हम अपना कब्जा जमा लें। तो देखते हैं, द बाल्कन वॉज अ रीजन of geographical and ethnic variation कंप्राइजिंग मॉडर्न डे ऑफ। अगर मैं बात करूं तो ये बाल्कन ऐसा स्टेट था, ऐसी जगह थी जहां पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन थी, चाहे जोग्राफिकल यानी भौगोलिक बात करें, चाहे उनकी वैल्यूज़ की बात करें, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी। और प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट टाइम के इसमें कौन कौन सी बाल्कन में कंट्री आती हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस और मेसिडोनिया, क्रोएशिया, सोल्विया, सर्बिया एसेट्रा। तो ये जो कंट्रीज़ हैं इन सबको मिलाकर हमारा
हमारा बाल्कन स्टेट्स कहा जाता था या बाल्कन रीजन कहा जाता था। वूज इनहैबिटेड्स वेयर ब्रॉडली नॉन एज स्लाव्स, यहाँ पे जो निवासी रहते थे, यहाँ पे जो लोग रहते थे उनको स्लाव्स कहा जाता है। 1 मार्क में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बाल्कन स्टेट्स में रहने वाले लोगों को, पीपल्स को क्या कहा जाता था, तो याद कर लो SLAVS कहा जाता था, स्लाव्स कहा जाता था। अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, और बाल्कन का जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट था वो किसके कंट्रोल में था, ऑटोमन एम्पायर, जैसे कि ग्रीक भी ऑटोमन एम्पायर के पावर में था, कंट्रोल में था। The spread of idea of Romanic nationalism in Balkan together were Ottoman Empire made this region very explosive, यानी फिर जब राष्ट्रवाद की विचारधारा चलती है, रोमानिया राष्ट्रवाद, यानी कि अपने देश को आज़ाद करो, देशभक्ति की भावना, तो जब ये बाल्कन स्टेट में पहुंचती है तो बाल्कन में स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है और एक विस्फोटक स्थिति बन जाती है। विस्फोटक स्थिति कैसे बन जाती है, देखो, क्योंकि एक तरफ ये बाल्कन है जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज हैं, अब इस पे यूरोप की अलग अलग शक्तियाँ, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, बड़ी शक्तियाँ चाहती थी कि हम इसको अपने अंडर में ले लें। तो दो बड़ी शक्तियाँ अगर एक चीज़ को पाना चाहेंगी तो उसके बीच में टकराव होगा, लड़ाई होगी। तीसरी चीज़ क्या हो गई कि यहाँ के लोग खुद को इंडिपेंडेंस करने की कोशिश करने लगे कि हम आज़ाद हैं और हम आज़ाद पा जाएंगे, आज़ादी पा लेंगे, हमें किसी के रूल के अंदर काम नहीं करना। तो इस तरीके से स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर और लड़ाई की होने लगी। 1 by 1 यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज ब्रोक अवे एंड डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस, यहाँ का एक एक राज्य अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने लगा कि भाई हम आज़ाद हैं, हम किसी के अंडर में नहीं हैं। एज द डिफरेंट साल्विक नेशनलिज्म स्ट्रगल डिफाइन देयर आइडेंटिफाई एंड इंडिपेंडेंस, और यहाँ के लोग अपनी स्वतंत्रता की परिभाषा डिफाइन करने लगे कि भाई हमारी स्वतंत्रता ये होगी, जो आप तय कर रहे हैं ये हमारी स्वतंत्रता नहीं है, हमारी स्वतंत्रता वो होगी जो हम डिसाइड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें फ्रीडम चाहिए, और अपने आप को फ्रीडम डिक्लेयर करने लगे। द बाल्कन एरिया बिकेम द एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, तो जो ये एरिया था, इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे होने लगा कि आप सोचो कि वॉर छिड़ गई, एक के बाद एक युद्ध, लड़ाइयाँ। द बाल्कन स्टेट ह्यूज गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, और इसके अलावा क्या था कि अदर बहुत ज़्यादा टेरिटरीज़ को इसमें जोड़ने की कोशिश की जा रही थी, कोई इसको अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा था, तो बहुत सारे यहाँ पे इंटेंस वॉर होते हैं। दिस फर्दर कॉम्प्लिकेटेड द मैटर, और जो ये मैटर है ये लगातार क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, कोई इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा था। दिस लेड टू सीरीज ऑफ वॉर्स होते हैं इस एरिया में, फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इसको आगे चलकर आप देखते हैं कि जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है उसके पीछे एक रीज़न ये भी था कि बाल्कन को लेकर जो स्टेट्स लड़ रहे थे वो रीजन आगे चलकर क्या बनता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, जिसमें दुनिया की एक बड़ी शक्तियां एक तरफ थी और दूसरी बड़ी शक्तियां एक तरफ थी, और बहुत सारी अलग छोटी छोटी जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो इनके सपोर्ट में लड़ रही थी। इंडिया ने डायरेक्ट तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्ट नहीं लिया था, बट जो इंडिया था वो ब्रिटिश के अंडर में उस वक्त था, तो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने के लिए हमने वॉर में पार्ट लिया था, लेकिन वो भी इसलिए कि हमें अपना इंडिपेंडेंस मिल जाए। तो ये हो गया आपका दोनों स्टेट का। अब देख लेते हैं आपको क्वेश्चन क्या दिया है। इफ़ यू हैड बीन इन प्लेस ऑफ पोइट लॉर्ड बायरन व्हाट वुड यू कंट्रीब्यूट द ग्रीक, अगर आप लॉर्ड बायरन की जगह पे होते। देखिए गाइस, आज आपको लॉर्ड बायरन के बारे में सर्च करना है, गूगल करो, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, एक पोइट हैं, और एक पोइट होने के बाद भी ये फ्रीडम में पार्ट लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि आप अपने आप को लॉर्ड बायरन की जगह पे देखो, अगर आप उनकी जगह पे होते तो आप क्या करते, किस तरीके से आप ग्रीक वॉर में अपना कंट्रीब्यूशन देते, अपने देश को आज़ाद करने में किस तरीके से कंट्रीब्यूशन देते। नंबर 2, द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल स्टेट इन ब्रिटेन। दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि जो ब्रिटेन में नेशनलिज्म या ब्रिटेन स्टेट बना, ये लगातार चलने वाली उथल पुथल का परिणाम नहीं बल्कि एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। तो इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है विद योर आंसर। थर्ड में आपको बाल्कन, ये जो बाल्कन स्टेट्स है इसके बारे में एक शॉर्ट समरी लिखनी है। और फोर्थ में आपको पूछा है कि रिवोल्यूशनरी, जो ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, उसका ग्रीक पे और बाल्कन पे क्या प्रभाव पड़ा, इन लोगों ने उससे कैसे इंस्पिरेशन ली। लेट्स कम टू द सॉल्यूशन।
Number 1, if you had been in place of poet Lord Byron, how would you have contribute in the Greek War of Independence? अगर आप बायरन की जगह पे होते तो आप इंडिपेंडेंस के लिए क्या करते? तो आप लिखेंगे लॉर्ड बायरन वॉज एन इंग्लिश पोइट who played an important role in the freedom struggle of Greece। पहले उनके बारे में लिख देंगे कि लॉर्ड बायरन एक इंग्लिश पोइट थे जिन्होंने ग्रीक के इंडिपेंडेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इफ I had been in place of Lord Byron, I would have contributed in the freedom struggle Greeks as follows। अगर मैं उनके स्थान पे होता लॉर्ड बायरन के या होती तो मैं अपने देश को आज़ाद करने के लिए फ्रीडम के लिए कुछ निम्नलिखित कोशिश या प्रयास करती। नंबर 1, I would try to awaken the spirit of nationalism among the people of Greece through my poem। मैं ग्रीस के लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाओं को जागृत करने के लिए अपनी पोयम के माध्यम से लोगों में भावनाएं जागृत करती। क्योंकि आपको पता है जो कविताएं होती हैं वो लोगों के दिल पे छाप छोड़ती हैं। तो ऐसी एक पोइट क्या कर सकता है, देशभक्ति की कविताएं लिख के लोगों में देशभक्ति की भावनाओं को जागृत करने का प्रयास कर सकता है। तो वही मैं करती या करता, आप भी वही करते अगर आप उनकी जगह पे होते। नंबर 2, आई लाइक लॉर्ड बायरन वुड ट्राई टू हेल्प पीपल बाय कलेक्टिंग मनी। लॉर्ड बायरन की तरह मैं भी लोगों की मदद करती या करता, कैसे? पैसे इकट्ठा करके। पैसे इकट्ठा करके हम उसे युद्ध में पार्ट लेते और फ्रीडम फाइटर्स की हेल्प करते। नंबर 3, व्हेन नीडेड आई वुड पार्टिसिपेट इन द वॉर फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री एंड ऑल्सो इंस्पायर इंडिपेंडेंट फाइटर्स। तो अगर ज़रूरत पड़ती तो मैं देश के लिए युद्ध में भी पार्टिसिपेट करता और या करती और दूसरे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्हें भी इंस्पायर करते कि अपनी स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए आप भी आइए और पार्ट लीजिए युद्ध में। क्योंकि अपने देश को आज़ाद करने के लिए युद्ध में पार्ट लेना कोई गलत चीज़ नहीं है। ठीक है, कोई अगर हम पे हमला करता है तो देश के लोगों को पार्ट लेना चाहिए वॉर्स में, जैसे हमारे सोल्जर्स लेते हैं और अपने देश को हमेशा एक अच्छी सीमित बाउंड्री में सेफ रख पाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम करते। अगर आप होते इसके अलावा और भी आप कुछ करना चाहें तो उसको मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया कि ये कोशिशें करेंगे, पोयम के माध्यम से करेंगे, पैसे कलेक्ट करते और लोगों को इंस्पायर करते और वॉर में भी पार्ट लेते। तो ये आपका कंप्लीट फर्स्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा देती हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लो। सारे सॉल्यूशन आपको वहाँ मिल जाते हैं सारी वर्कशीट के। The formation of nation state in Britain was not the result of sudden upheaval or revolution, but was a result of long drawn out process। examine। जो ब्रिटेन में नेशनलिज्म बनने का ये जो प्रोसेस है, एक नेशन बनने का प्रोसेस है, ये एक लंबे चलने वाला प्रोसेस है, ना कि कोई रिवॉल्यूशन, ना कि कोई क्रांति। इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करिए तो आप लिखेंगे द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन वाज नॉट रिजल्ट ऑफ सडन अपहील और रिवॉल्यूशन बट वाज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्राउन आउट प्रोसेस बाय फॉलोइंग वेज। इस बात की पुष्टि हम निम्न आधार पर कर सकते हैं। नंबर 1, देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर इन 18वीं सेंचुरी। 18वीं सदी तक ये क्या था, कोई राष्ट्र नहीं था। द इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम मोनार्की 1688। इंग्लिश पावर जो है राजतंत्र की शक्तियों को सीज करती है 1688 में। द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाज फॉर्म्ड इन 1707 विद इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर 1760 में ग्रेट ब्रिटेन बनाया जाता है और जिसका सेंटर पावर कौन सा होता है, इंग्लैंड होता है इसका सेंटर। इसी आंसर का आगे पार्ट है आफ्टर द फेल्ड रिवॉल्ट ऑफ 1798 आयरलैंड वॉज फोर्सली इनकॉर्पोरेट इनटू द यूनाइटेड किंगडम। तो 1801 में यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड को भी शामिल कर लिया जाता है। द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन वर एक्टिवली प्रमोटेड, और इनके सिंबल्स को प्रमोट किया जाता है। तो ये आपका सेकंड आंसर है कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेलीग्राम से भी लिख सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिचुएशन ऑफ बाल्कन स्टेट। बाल्कन स्टेट पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे? बहुत बार बच्चों को क्या होता है, कहते हैं कि हमें जो वीडियो है या वर्कशीट है वो नहीं मिल रहा है। तो आप क्या किया करो, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वर्कशीट ऑफ क्लास 9th, वर्कशीट ऑफ क्लास 10। तो आपकी जो भी क्लास है आप उस लिंक पे क्लिक करो, वहाँ पे उसकी प्लेलिस्ट खुल जाएगी और जैसे ही आपको प्लेलिस्ट मिल जाए तो वहाँ पे 1 2 3 सारी वीडियोज़ होंगी। आप
ड्रैग करके नीचे जाओ, सबसे लास्ट में आपकी लेटेस्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। या फिर आपके वीडियो में होता है जो यूट्यूब होता है, वहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करो तो वहाँ पे आपने जिसको सब्सक्राइब कर रखा है उसके चैनल पे क्लिक करोगे तो आपको सारी वीडियोस 1 बाय 1 दिख जाएंगी जितनी भी अपलोड हुई हैं लेटेस्ट। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिचुएशन ऑफ बाल्कन। तो बाल्कन स्टेट के बारे में देखो, द बाल्कन वॉज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंपेरिजिंग मॉडर्न डे। अगर हम बात करें तो बाल्कन कैसा था, बहुत ज़्यादा वेरिएशन वाला, यहाँ की परंपराएं और भौगोलिक स्थिति बहुत ज़्यादा विभिन्न थी। अगर आज के टाइम में बात करें तो रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया, ये सारी कंट्रीज आती हैं। वूज इनहैबिटेंट्स वर ब्रॉडली नॉन एज द स्लाव्स, यहाँ के लोगों को स्लाव्स कहा जाता था। अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर में इसका कंट्रोल था, ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था। और जब यहाँ पे द स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ रोमैनिक nationalism in the Balkan together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive। जब यहाँ पे नेशनलिज्म की विचारधारा आती है तो यहाँ पे स्थिति बहुत ज़्यादा विस्फोटक हो जाती है। 1 by 1 यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिज्म ब्रोकन अवे एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, एक एक करके जो राष्ट्र हैं वो अपने आप को आज़ाद घोषित करने लगते हैं। As the different Slavic nationalism struggle to define identity of an independence, अलग अलग राष्ट्र अपने स्वतंत्रता की परिभाषा को डिफाइन करने लगते हैं। द बाल्कन एरिया बिकैम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज अ इंटेंसिव रियरली अमंग द यूरोपियन पावर ऑफ कंट्रोल, अलग अलग यूरोपियन पावर्स पे कंट्रोल करना चाहती थी और ये कॉम्प्लिकेटेड स्थिति की वजह से क्या होता है, द सीरीज ऑफ वॉर एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो बाल्कन की जो पूरी स्थिति है, पूरी कहानी की प्रेजेंट सिनेरियो में ये है, यहाँ पे किस तरीके से युद्ध होता है, किस तरीके से स्थिति पैदा होती है, उसको पूरा आपको शॉर्ट में समराइज करना है। और इस आंसर को आप पॉइंट्स में नहीं बल्कि पैरा में लिखेंगे। कौन सा आंसर पॉइंट में लिखना है, कौन सा पैरा लिखना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये आंसर आप लिखेंगे कंप्लीट आंसर थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है, हाउ डिड द राइज ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म आफ्टर 1789 inspired a Greek war and independence, the struggle of independence in Balkan states। तो जो 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद किस तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं ग्रीस के और बाल्कन के लोग। तो द राइज ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म आफ्टर 1789 इंस्पायर्ड द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ बाल्कन स्टेट बाय फॉलोइंग वेज। तो हम ये कह रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति के बाद यूनान और बाल्कन अपने देश को आज़ाद करने के लिए निम्न प्रकार से प्रभावित होते हैं। नंबर 1, द राइज ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इग्निटेड अ सीरीज सेंस ऑफ फ्रीडम इन द माइंड ऑफ ग्रीक, मतलब फ्रांस की क्रांति के बाद यहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना के लिए इच्छा जागृत होती है कि हम लोग को भी स्वतंत्र होना चाहिए। द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस बिगेन ग्रीस 1821, यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस स्टार्ट होता है 1821 में होता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर कंट्री यूरोपियन एफर्ट वर ऑल्सो मेड द इंडिपेंडेंट इन द बाल्कन, और यूरोप की अलग अलग कंट्री में जो स्वतंत्रता के लिए फाइट हो रही थी उससे बाल्कन भी इंस्पायर होते हैं या इन्फ्लुएंस होते हैं एंड स्टार्ट डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, और ये भी अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट, conflict in the region increased considerably as various Balkan state tried to gain independence, और अलग अलग बाल्कन के जो स्टेट हैं वो अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश करते हैं और ये रिजल्ट क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। तो ये आपका है कि फ्रांस की क्रांति से किस तरीके से प्रभावित हुए। तो फ्रांस की क्रांति से ही प्रभावित हो गए बाल्कन, और बेसिकली आपको बाल्कन और ग्रीक के बारे में बताना है। तो ये आपका कंप्लीट फोर्थ आंसर है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लें। यहाँ पे वर्कशीट नंबर 35 हमने सोशल स्टडी की इंग्लिश मीडियम सॉल्व कर ली है। हिंदी मीडियम ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दी जा चुकी है। अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और सारी वीडियो आपको एक दिन पहले ही प्रोवाइड हो जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।